नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 के यूट्यूब चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महेश बर्णवाल भारत के इतिहास में अध्याय 36 को, जो कि है आपका नवीन राज्यों का उदय। तो दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जामों में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसी चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। और काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए, इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़े थे कुछ राज्य, उन्हीं के उदय के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग शुरू करेंगे वो है आपका बंगाल से। ठीक है। अब ऐसे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। बंगाल हो गया, फिर आपका जो है एक अवध था। ठीक है, अवध। फिर उसके बाद आपका एक कर्नाटक हो गया। फिर आपका हैदराबाद हो गया। फिर हैदराबाद, कर्नाटक, और हैदराबाद, अवध और बंगाल। फिर आपका एक मैसूर हो गया। फिर आपका मराठा हो गया। तो ये 5 और ये 6, तो 6 राज्य थे। और कुछ और राज्य भी हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे वीडियो में आगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखेंगे बंगाल के नवाब के बारे में कि कौन कौन से वहाँ के नवाब बने। देखिए, असल में दिक्कत ये थी कि बंगाल जो है काफ़ी इधर पड़ जाता है, पूर्व साइड में। तो उधर जो भी अपने जाता था वो अपने आप को अपना वहाँ का राजा ही मान लेता था। तो इसीलिए सबसे पहला जो यहाँ का सूबेदार था, क्योंकि ये मुग़ल साम्राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था। सबसे पहला जो सूबेदार हुआ वो मुर्शीद कुली खां, जो 1713 से 27 तक वहाँ पे शासन किया। फिर उसका दामाद जो है शुजाउद्दीन, 1727 से 1739 के बीच में राज किया। फिर उसके बाद उसका पुत्र जो है सरफराज खां, वो फिर शासन किया। वो केवल 1 साल ही शासन कर पाया, क्योंकि जो अलीवर्दी खां था वो उसने क्या कहते हैं उसकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद वह क्या कहते हैं 1746-56 में फिर गद्दी पर बैठा। अब अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं थे, तो इसलिए उसकी जो 3 पुत्रियां थी उसमें जो सबसे छोटी पुत्री थी उसका क्या कहते हैं बेटा बन गया था। और जो इसका मतलब आप जान सकते हैं कि अब कि इसके परिवार में कितना कलह आ जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी वाली का बेटा बन गया और ऊपर वाली नहीं बन पाया। तो अब इसके बाद 1756-57 में ये भी ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया, क्योंकि आप जानते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें कि सिराजुद्दौला की हार हुई थी और उसमें मीर जाफ़र भी एक गद्दारी किया था। तो इसीलिए बाद में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को राजा बनाया, इसलिए 1757 से 60 तक बना। ठीक है, द्वितीय बार इसलिए लिखा गया है क्योंकि अंग्रेज़ों ने फिर मीर जाफ़र को हटा के इसके दामाद मीर कासिम को बनाया। गलत लिखा हुआ, यहाँ नहीं होगा, बल्कि इस मीर कासिम को बनाया। और फिर मीर कासिम भी हार गया 1764 में बक्सर के युद्ध में। और फिर अंग्रेज़ों ने दोबारा क्या कहते हैं मीर जाफ़र को बनाया था। तो देखिए, मीर जाफ़र की भी एक पुत्री फातिमा बेगम, फिर निज़ामुद्दौला 1765 से 66 और सैफुद्दौला 1766 से 70। तो राजनैतिक इतिहास था, बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं। आइए नीचे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी 1651 में शाह शुजा की अनुमति से बनाई थी। उसी वर्ष एक राजवंश की महिला डॉक्टर बॉटन द्वारा चिकित्सा करने पर उसने अंग्रेज़ों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी थी। याद रखिएगा, उस समय का जो बंगाल था वो आज के समय का बिहार और उड़ीसा और आज का जो बंगाल है, और जो वेस्ट क्या कहते हैं आज जो बांग्लादेश बन गया है, वो पूरा मिला के बंगाल का क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। आइए अगले पॉइंट देख लेते हैं। 1698 में सूबेदार अजीम उस खान ने कंपनी को सुल्तानाती कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी दे दी थी। अब देखिए, अब जो स्टार्ट करेंगे वो अब है यहाँ से मेन टॉपिक। अब देखिए, हम पढ़ेंगे मुर्शीद कुली खां के बारे में, जो आपका 1713 से 1727 तक शासन किया। रुकिए, कलर बदल देता हूँ, दिखने में दिक्कत हो रही होगी। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, मुर्शीद कुली खां औरंगजेब के मातहत बंगाल का दीवान बना था। ठीक है, मुर्शीद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया, परंतु वह उसका वास्तविक शासक 1700 में ही था जब उसे दीवान बनाया गया था। आगे देखिए, वह जल्दी ही एक तरह से स्वतंत्र शासक बन गया और वह अपनी राजधानी मध्य बंगाल के एक स्थान पर ले गया, और जिसे उसने क्या नाम दिया, मुर्शिदाबाद नाम दिया। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, मुर्शीद कुली खां मुग़ल बादशाह को नियमित रूप से राजस्व, जिसका मतलब है नजराना की काफ़ी बड़ी रकम भेजता रहा। और मुर्शीद कुली खां के शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह था सीताराम राय
उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने, आगे देखिए इधर, गुलाम मोहम्मद ने किया था। रुक जाइए, हाँ, गुलाम मोहम्मद ने किया था। और उसके बाद सुजात खान ने विद्रोह किया और ये अंतिम विद्रोह जो है निजात खां का था। आइए देखिए, मुर्शीद कुली खां नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया और इजारा व्यवस्था, ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की जो व्यवस्था थी उसको आरंभ किया। मुर्शीद कुली खां ने गरीब खेतिहरों को कष्ट दूर करने तथा उन्हें समय पर भू राजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए तकवी ऋण भी देने शुरू किए। ठीक है, आगे देखिए, मुर्शीद कुली खां एवं उसके बाद के नवाबों ने हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर प्रदान किए थे। आइए अब हम देखेंगे इसके आगे शुजाउद्दीन के बारे में। ठीक है, रुक जाइए थोड़ा सा, आगे देखेंगे शुजाउद्दीन के बारे में 1727 से 1739 के बीच। तो यह मुर्शीद कुली खां का दामाद था और 1733 में बिहार का कार्यभार भी इसके अधीन हो गया था। इसने अलीवर्दी खां को बिहार का नायाब सूबेदार बनाया था। ठीक है, आगे देखिए, 1727 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके दामाद शुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 तक शासन किया। इसके आगे देखिए, सरफराज खां जो 1739 से 40 तक शासन किया। शुजाउद्दीन खां की जगह पर उसका बेटा सरफराज खां आया और इसने आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अलीवर्दी खां की गिरिया नामक स्थल पर हत्या कर दी गई थी। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसकी हत्या कर दी गई थी और उस समय दिल्ली का शासन जो है मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के अधीन था। याद रखिएगा कि जो अब ये बंगाल है और जितने भी 6 राज्य होंगे उस समय मुग़ल साम्राज्य जो है औरंगजेब के बेटों द्वारा राज किया जाएगा। ठीक है, उसके क्या कहते हैं पुत्र या उसके पौत्र द्वारा। अब देखेंगे अलीवर्दी खां जो है 1740 से 56 तक कायम रहा। आगे देखिए, 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना और इसने मुग़ल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को स्थायी बनाया। गद्दी हथियाने के बाद उसने मुग़ल बादशाह को अपनी सत्ता की पुष्टि के लिए नजराना भेजा, लेकिन उसके बाद अपने 16 वर्षों के शासनकाल में उसने मुग़ल बादशाह को कभी राजस्व नहीं भेजा। यह नाम मात्र के लिए मुग़ल सम्राट के अधीन हुआ करता था। आगे देखिए, मराठों ने इससे बहुत परेशान किया। ठीक है, इससे बहुत परेशान किया। अंततः मराठा सरदार रघुजी से 1751 में इसने संधि कर ली और इस संधि के द्वारा इसने मराठों को उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने की बात स्वीकार कर ली। आइए आगे चलते हैं। देखिए, मैं बताया था कि इसकी 3 पुत्रियां थी, जिसमें एक ढाका, दूसरी पूर्णिया और तीसरी का पटना के शासक के साथ विवाह हुआ था। तो 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सबसे छोटी लड़की का पुत्र सिराजुद्दौला, जिसे अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, वह क्या बना, वह नवाब बना। अब देखिए, अब पढ़ेंगे सिराजुद्दौला के बारे में। यही से जो है टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। तो देखिए, सिराजुद्दौला जो है 1756 से 57 तक की शासन कर पाया था। आगे देखिए, अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र पुत्री का जो पुत्र कहते हैं उसको दौहित्र कहते हैं, दौहित्र सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना और गद्दी पर बैठने के समय उसके 3 प्रमुख शत्रु थे। इनमें पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, उसकी मौसी घसीटी बेगम एवं अंग्रेज प्रमुख थे। ठीक है, तो शौकत जंग को सिराजुद्दौला ने अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में पराजित कर मार डाला। आगे देखिए, 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाने से अंग्रेजों व फ्रांसीसियों ने अपने अपने गोदामों को दुर्गीकृत करना शुरू कर दिया और अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी प्रारंभ की। नवाब के मना करने पर फ्रांसीसी मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। अब आगे देखेंगे आगे क्या हुआ। तो देखिए, 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। फिर सिराजुद्दौला ने 15 जून को कोलकाता पर आक्रमण कर दिया और 5 दिन के घेरे के बाद 20 जून 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। गवर्नर ड्रेक, सेनापति मिनीचिन व अन्य अंग्रेज अधिकारी भागकर फुल्टा द्वीप में शरण ले लिए। आगे चलिए दोस्तों, आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे इसी में हम लोग। चलिए दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं, इसी में टॉपिक पढ़ेंगे आगे की ब्लैक होल की घटना क्या थी जो 20 जून 1956 में आपकी हुई थी। ठीक है, तो एक अंग्रेज अधिकारी
J.Z. हालवेल द्वारा बताया गया कि नवाब ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबी एवं 14 फुट और 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया और अगले दिन हालवेल सहित मात्र 3 व्यक्ति जिंदा बचे। यह घटना इतिहास में ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध थी। चलिए आइए अब जानेंगे प्लासी की पृष्ठभूमि। ठीक है, प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि कि आखिर प्लासी किस लिए हुआ, वहाँ पे युद्ध किस कारण से हुआ, उसके बैकग्राउंड को जानेंगे। तो क्लाइव ने मानिकचंद को रिश्वत देकर 2 जनवरी 1757 में कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 9 फरवरी 1757 में नवाब ने क्लाइव से अलीनगर की संधि कर ली थी। अब देखेंगे अलीनगर की संधि क्या थी। तो देखिए, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी। तो यह संधि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी और इस संधि के द्वारा कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः स्थापित हो गए। इस संधि के तहत कंपनी को अपने स्थलों को दुर्गीकृत करने एवं सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। 13 मार्च 1757 को क्लाइव व वाटसन ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया। नवाब ने इसे अलीनगर की संधि का उल्लंघन माना और अब क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिया था। आइए अब हम लोग आगे चलेंगे। चलिए आइए आगे देख लेते हैं नवाब के विरुद्ध अब षड्यंत्र। ठीक है, नवाब कौन? सिराजुद्दौला के खिलाफ। तो नवाब के प्रमुख अधिकारी उससे असंतुष्ट थे। क्लाइव ने इसका लाभ उठाकर एक षड्यंत्र रचा जिसमें नवाब का प्रधान सेनापति, वह प्रधान सेनापति कोई और नहीं, वह मीर जाफर था। आइए देखिए आगे। प्रधान सेनापति मीर जाफर, सेना का एक अन्य अधिकारी यार लतीफ़, दीवान राय दुर्लभ और बंगाल के सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। पहला आपका हो गया प्रधान सेनापति मीर जाफर, सेना का अन्य अधिकारी यार लतीफ़ और दीवान राय दुर्लभ, और उसके बाद बंगाल के सबसे बड़े बैंकर जो हैं जगत सेठ शामिल थे। ठीक है, तो क्लाइव ने एक धनी व्यापारी अमीन चंद्र, तो ये 5 लोग थे जिसका नाम आपको याद रखना है। मीर जाफर, यार लतीफ़, राय दुर्लभ, जगत सेठ और एक धनी व्यापारी अमीन चंद्र के माध्यम से इन लोगों से संपर्क किया था। आइए आगे देखेंगे प्लासी का युद्ध, जो कि युद्ध नहीं था बल्कि एक षड्यंत्र था। ठीक है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। तो क्लाइव की सेना में 950 यूरोपीय पैदल, 100 यूरोपीय तोपची, 50 नाविक और 2100 भारतीय सैनिक थे। नवाब की सेना लगभग 50,000 थी और युद्ध में मीर जाफर ने धोखा दिया। ठीक है, नवाब की ओर से मीर मदान, मोहनलाल एवं कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया और मीर मदान युद्ध में मारा गया और अंग्रेज विजयी हो गए। नवाब भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा, जहां मीर जाफर के लड़के मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा उसका कत्ल करवा दिया। ठीक है, युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई जिससे उसकी आय में वृद्धि हुई। क्लाइव को 2,34,000 रुपये भेंट मिली तथा 50 लाख रुपये सेना और नाविकों के लिए मिला था। आइए अब जानेंगे मीर जाफर, जो कि क्या कहते हैं कठपुतली नवाब के रूप से इतिहास में प्रसिद्ध हो गया था। तो मीर जाफर जो 1757 से 1760 तक शासन किया। ठीक है, आइए देखते हैं। प्लासी की सफलता के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। मुर्शिदाबाद के किसी हाजिर तबीयत के दरबारी ने मीर जाफर का नाम कर्नल क्लाइव का गधा रखा था। ठीक है, देख सकते हैं कितनी बड़ी चाटुकारिता थी मीर जाफर की। तो देखिए आगे देखिए, 25 फरवरी 1760 को क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया था। अब आगे देखेंगे मीर कासिम के बारे में। 1760 से 1763 3 साल ये राज किया। तो मीर कासिम अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा योग्य नवाब बना था और उसने अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रात्मक वातावरण से दूर रहना चाहता था तथा कोलकाता से दूर होने के कारण अंग्रेज़ों हस्तक्षेप यहाँ न्यूनतम रहता था। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि मीर कासिम ने बिहार के उप सूबेदार रामनारायण, जिसे क्लाइव का संरक्षण मिला था, को कंपनी से सौंपने को कहा। ठीक है, वेनिसर्ट ने रामनारायण को मीर कासिम के पास सौंप दिया और मीर कासिम ने उसका वध कर दिया था। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, मीर कासिम ने जो है वो रामनारायण का वध कर दिया था। अब जो है हम लोग आगे चलेंगे।
तो पटना व्यापारी कोठी के प्रमुख एलिस ने पटना पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया, लेकिन मीर कासिम ने पटना पर तुरंत अधिकार कर एलिस को पराजित कर दिया। पटना की घटना के कारण कंपनी ने जुलाई 1763 में मीर जाफर को नवाब घोषित कर मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध को न्योता दे दिया था। अब देखिए, जब मीर कासिम को अपदस्थ कर दिया गया तो उसके बाद जो है मीर जाफर दोबारा क्या कहते हैं गद्दी पर बैठा, जो 1763 से 1765 के बीच में। तो मीर कासिम को हटाने के बाद कंपनी ने पुनः आइए दोस्तों फिर से देख लेते हैं। तो मीर जाफर को क्या कहते हैं शासन में नियुक्त किया गया, ठीक है, 1763 से 65 के बीच में। तो मीर कासिम को हटाने के बाद कंपनी ने पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और इसने कंपनी में केवल नमक कर 2.5% लेने के अलावा कंपनी को सभी छूट प्रदान कर दी थी। आइए आगे देख लेते हैं। आप देखेंगे बक्सर का युद्ध, क्योंकि जब मीर कासिम को अपदस्थ कर दिया गया तो वो क्या कहते हैं जाके युद्ध को क्या कहते हैं शुरू कर दिया, ठीक है, ये बक्सर का युद्ध जिसके कारण हुआ था। तो 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हुआ था और कहाँ हुआ था तो ये भी जान लेते हैं। तो पटना की घटना के कारण कंपनी ने जुलाई 1763 में मीर जाफर को नवाब घोषित कर मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध को न्योता दिया। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा और उस समय वहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी था। इस प्रकार तीनों के मध्य समझौते के तहत संयुक्त सेना ने पटना के पास बक्सर में सैनिक डेरा डाला और 22 अक्टूबर 1764 को आगे देखिए 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया और वहीं पर उसकी 1777 में मृत्यु हो गई। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई और 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो है नजमुद्दौला नवाब बना। नजमुद्दौला जो है उसका बेटा था। आइए अब देखेंगे आगे। तो देखिए नजमुद्दौला जो बना वो 1765 से 66 केवल 1 साल के लिए। तो फरवरी 1765 में अल्पवयस्क नजमुद्दौला को नवाब बनाया गया और वह मीर जाफर का पुत्र था। इस समय अंग्रेजों ने लगभग सभी अधिकार अपने पास रखे और बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव पुनः ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। उसने बंगाल के नवाब मुगल सम्राट व अवध के नवाब शुजाउद्दौला से संधि की और क्लाइव ने मुगल सम्राट और अवध के नवाब से इलाहाबाद की 2 अलग अलग संधियां प्राप्त की। तो जो क्लाइव ने मुगल सम्राट और अवध के नवाब से की थी ये संधियां इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुई थी, डेट याद रखिएगा। यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से हुई और इस संधि पर शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला एवं क्लाइव ने हस्ताक्षर किए और इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। पहली क्या शर्त थी कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त के फरमान के जरिए बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी थी। अगला देखिए, सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर दे दिए गए। अगला देखिए, मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। तो देखिए ये स्थिति गिर चुकी थी, मुगल सम्राट अब पेंशन के सहारे जीने लगा था। आइए अगला देख लेते हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि जो 16 अगस्त 1765 में आपकी क्या कहते हैं होती है। तो यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। कौन था? शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था। तो इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। इसकी पहली शर्त ये थी कि अवध का राज्य कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को वापस मिल गया था। अगला देखिए, कंपनी को 50 लाख रुपए एवं चुनार का दुर्ग जो है अवध से प्राप्त हुए थे। अगला देख लीजिए, अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा कंपनी को प्राप्त हो गई थी। जैसा कि अब देख चुके हैं हम लोग कि बंगाल पर अब अधिकार अंग्रेज कर चुके हैं। अब अगला हम पढ़ेंगे अवध के बारे में। तो अवध जैसे कि इसका जो शासक था वो शुजाउद्दौला था, तो इससे भी संधि अंग्रेज कर चुके हैं। अब अवध के बारे में पढ़ेंगे। तो अवध राज्य अंग्रेजी व मराठा राज्यों के बीच में था और यह पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। इसे हम लोग बफर राज्य या बफर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अवध के जो नवाब हुए थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो अवध के नवाबों में तो देखिए सबसे पहला है आपका मीर मोहम्मद नासिर। इसके बाद जो है सादत खान है जो 1722 से 1739 तक शासन किया। तो देखिए अवध का संस्थापक भी सादत खान था
और उपाधि इसको बुरहान उल मुल्क की दी गई थी और राजधानी जो है अवध की वो फैजाबाद रखी गई थी। इसके बाद जो इसका राजा हुआ वो आपका सफदर जंग हुआ, जो 1739 से 54 तक शासन किया। इसके क्या कहते हैं चार आगे क्या कहते हैं बेटे हुए, जिसने शुजाउद्दौला जो 1754 से 75, आसफउद्दौला जो 1775 से 97, वजीर अली 97 से 98। आइए दोस्तों फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला था शुजाउद्दौला जो 1754 से 75 तक, आसफउद्दौला 75 से 97 तक, 1775 से 97 तक, फिर वजीर अली 1797 से 98 तक, और सादत अली खां जो 1798 से 1814 तक। ठीक है, आगे चलिए। आगे अब देखेंगे कि सादत अली खां के आगे दो वारिस हुए, जिसमें से एक था गाजीउद्दीन हैदर अली खां जो 1814 से 27 तक, और अली शाह जो है 1837 से 42 तक। अब गाजीउद्दीन हैदर अली खां के आगे जो था वो नसीरुद्दीन हैदर था जो 1827 से 37 तक शासन किया, और अली शाह के आगे जो था वो अजमद अली शाह 1842 से 47 तक शासन किया। फिर जो है अजमद अली शाह के आगे जो है तीन हुए क्या कहते हैं, तो इसमें था एक मुस्ताफ़ अली, एक था वाजिद अली शाह 1847 से 56, फिर सुलेमान कादर। फिर क्या कहते हैं वाजिद अली शाह के आगे एक बना बिजिस कादर जो 1857 तक शासन किया। याद रखिएगा कि दोस्तों 1857 तक जो है अंग्रेज़ों ने जितने भी भारत में राज्य थे उनमें से अधिकतरों को समाप्त कर दिया था या फिर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। आगे देखिए शहादत खां के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अवध के बारे में अब शुरू हो चुका है। तो देखिए इसका नाम जो है बुरहान उल मुल्क था और 1722 से लेकर 39 तक शासन किया था। तो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक जो है शहादत खां बुरहान उल मुल्क था। ठीक है, शहादत खां 1720 में बनाया शहादत खां 1720 में क्या आइए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि शहादत खां 1720 में बनाया का फौजदार नियुक्त किया गया और उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया। फलस्वरूप उसे पंच हजारी और फिर सप्त हजारी का मनसब मिला और बुरहानुल मुल्क की उपाधि भी दे दी गई। शहादत खां एक छोटा मुगल अफसर था जिसे 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट किया गया था। आगे देखिए अवध के शासकों ने अराजकता खत्म करने, सूबे के वित्तीय साधनों को बढ़ाने तथा न्याय व शांति स्थापित करने का प्रयास किया था। आगे देख लेते हैं, आगे हम बढ़ेंगे। अवध के शासकों के राज्य का विस्तार रुहेलखंड प्रदेश तक था जो दिल्ली के पूर्व में स्थित था। रुहेलखंड प्रदेश में भारत की पश्चिमोत्तर सीमा की पर्वत श्रेणियाँ, जिसको रूप कहते हैं, से अफगान लोग बड़ी संख्या में आकर बस गए थे और जिन्हें रुहेला कहा जाता था। आगे देखिए उचित भू लगान लगाकर और किसानों को बड़े जमींदारों के जुल्मों से बचाकर शहादत खां ने किसानों की हालत को बेहतर बनाया था। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो वर्ष 1739 में अपने मरने के पहले शहादत खां वस्तुतः स्वतंत्र बन गया था और सफदरगंज ने 1754 में अपने मरने तक अवध और इलाहाबाद की जनता को किसी अशांति का सामना करने नहीं दिया था। चलिए अपने अगले पॉइंट की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, अब हम लोग इसके आगे के जो वंशज थे उनके बारे में देखेंगे। सफदरजंग जो अबुल मंसूर खां के नाम से प्रसिद्ध था, 1739 से 54 तक शासन किया। अबुल मंसूर खां सफदरजंग शहादत खां का भतीजा व दामाद था। वह उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना और सम्राट मोहम्मद शाह ने एक फरमान द्वारा सफदरजंग को अवध का नवाब नियुक्त कर दिया। 1748 में सम्राट अहमद शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया तथा इलाहाबाद प्रांत दे दिया और इस कारण उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर भी कहलाने लगे थे। आगे देखिए सफदरजंग ने न्याय की उचित व्यवस्था की थी। उसने नौकरियां देने में हिंदू व मुस्लिमों के बीच निष्पक्षता की नीति अपनाई थी। उसकी सरकार सबसे बड़े पद पर एक हिंदू महाराज नवाब राय था। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे 1753 में बादशाह ने उसे वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया और शाही सेनाओं के साथ विफल संघर्ष के उपरांत
वह अवध वापस चला गया, वह जहाँ 1754 में उसकी मृत्यु हो गई। सफदरजंग ने रोहेलों और बंगश पठानों के खिलाफ लड़ाइयाँ छेड़ी, जिसमें बंगश नवाबों के खिलाफ 1750-51 की लड़ाई में उसने मराठों की सैनिक सहायता तथा जाठों का समर्थन भी प्राप्त किया था। आगे देख लेते हैं। नवाबों की सरकार के तहत लंबे समय तक लगातार शांति और सामंतों की आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप अवध दरबार के इर्द गिर्द एक विशिष्ट लखनवी संस्कृति का भी विकास शुरू हो गया। लखनऊ बहुत जमाने से अवध का एक महत्वपूर्ण शहर था, जो 1775 के बाद अवध के नवाबों का निवास स्थान भी बन चुका था। अब देखिए आगे हम देखेंगे शुजाउद्दौला के बारे में, ठीक है, जिससे अंग्रेजों ने संधि की थी 1754 में। 75 तक इसने शासन किया था। तो अवध के सूबेदार सफदरजंग की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी पुत्र शुजाउद्दौला बना। पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था और बंगाल के पदच्युत नवाब मीर कासिम व दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ वह बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा, परंतु पराजित हुआ। और बक्सर के युद्ध की विजय के बाद 1765 में क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कड़ा व इलाहाबाद के जिले लेकर शाह आलम को दे दिए और शुजाउद्दौला ने वारेन हस्टिंग से 1773 की बनारस की संधि कर ली थी। आगे देखिए अब ये बनारस की संधि क्या है। देखिए बनारस की संधि 1773 में हुई थी। यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और वारेन हस्टिंग्स के बीच हुई थी और इस संधि के द्वारा इलाहाबाद व कड़ा के जिले नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिए गए। इस संधि से प्रेरित होकर नवाब ने 1774 में रोहिलखंड पर आक्रमण कर दिया और अप्रैल 1774 में मीरनपुर कटरा में, आगे देखिएगा इधर देखेंगे, मीरनपुर कटना स्थान पर एक निर्णायक युद्ध में रोहिला सरदार हाफिज रहमत खां को मार डाला था। आगे देखिए गाजी उद्दीन हैदर अली खां 1814 से 27 तक शासन किया और हेस्टिंग्स ने 1815 में इसे बादशाह की उपाधि दे दी और इसके बाद नासिरुद्दीन अली शाह गद्दी पर बैठा था। इसके बाद जो बैठा हुआ था वाजिद अली शाह, जो 1843 से 56 तक शासन किया और यह अवध का अंतिम नवाब था। और इसी के शासनकाल में लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। यही सब कारण थे जिसके कारण बाद में 1857 में जो है विद्रोह होता है। आगे देखिए अब हम पढ़ेंगे हैदराबाद के बारे में। तो हैदराबाद राज्य की स्थापना जो है 1724 में निजाम उल मुल्क ने की थी और चिनक्लिस खां को निजाम उल मुल्क की पदवी दे दी गई थी तथा उसे दक्कन का सूबेदार भी बना दिया गया था। उसने अपने को कभी भी स्वतंत्र घोषित नहीं किया, लेकिन दक्कन पर उसने एक स्वतंत्र शासक की तरह ही राज किया था। उसने आसफ जाही वंश की नींव डाली और उसके उत्तराधिकारी हैदराबाद के निजाम कहलाते थे। आगे देखिए, आगे देखेंगे हम लोग 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु के पश्चात हैदराबाद भारतीय राज्यों में प्रथम राज्य था जिसने वेल्जली की सहायक संधि के अंतर्गत आश्रित सेना रखना स्वीकार किया था। अब देखिए उत्तर मुगल कालीन राज्यों के जो संस्थापक थे उनके बारे में एक दृष्टि में देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो था वो आपका हैदराबाद था, जो 1724 में स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक निजाम उल मुल्क थे, जिसका एक दूसरा नाम चिनक्लिच भी है, ठीक है। दूसरा जो हुआ वो आपका अवध हो गया, जो 1722 से 24 तक था और इसके जो संस्थापक थे शहादत खां बुरहान उल मुल्क थे। तीसरा आपका हो गया भरतपुर, जिसके क्या कहते हैं मतलब 18वीं सदी में हुआ था और चूड़ामन और बदन सिंह ने किया था। चौथा आपका कर्नाटक हो गया, जो 18वीं सदी में ये भी हुआ था और इसका था सादतुल्ला खां इसके संस्थापक थे। पांचवा आपका बंगाल, जो 1719 से बीच में ही क्या कहते हैं अलग हो चुका था मुगल साम्राज्य से और मुर्शीद कुली खां इसका संस्थापक था। छठा आपका रोहेल व बंगश पठान, जो 18वीं सदी में आए थे सामने और इनकी संस्थापना जो है मोहम्मद खां बंगश द्वारा की गई थी। सातवां आपका हो गया मैसूर, जो 18वीं सदी में सामने आया और इसके संस्थापक हैदर अली थे। और आठवां हो गया आपका जयपुर, जो 18वीं सदी में जयसिंह द्वारा स्थापना इसकी की गई थी। आइए आगे देख लेते हैं अब हम लोग कर्नाटक राज्य के बारे में। तो कर्नाटक राज्य के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादातुल्ला खां ने की थी और उसने आरकाट को अपनी राजधानी घोषित किया था। कर्नाटक राज्य को शीघ्र ही अंग्रेज व फ्रांसीसियों ने भारतीय युद्धों के मैदान के रूप में नियुक्त किया था। आगे देखिए, आगे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिजली ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ षड्यंत्र करने का आरोप लगाते हुए कर्नाटक के नवाब
मोहम्मद अली और उसके उत्तराधिकारी ओमदूद उलमेर से कर्नाटक की राजसत्ता बलपूर्वक अधिग्रहित कर ली थी। आइए आगे देख लेते हैं। जो कर्नाटक में 3 युद्ध हुए थे उनके बारे में अब देखेंगे। ठीक है, तो कर्नाटक युद्ध के नाम से टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच सबसे पहले कर्नाटक में संघर्ष आरंभ हुआ। कर्नाटक की राजधानी मद्रास और पांडिचेरी के बीच स्थित आरकट शहर में हुई थी। आइए स्टार्ट आगे पढ़ लेते हैं। तो आगे देखेंगे सन 1740 से 48 के दौरान यूरोप में एक युद्ध चला जिसे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध भी हम कहते हैं। और इस युद्ध में फ्रांसीसी और अंग्रेज परस्पर विरोधी खेमों में थे। ठीक है, आगे देखिए। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप में युद्ध शुरू हुआ तो फ्रांसीसियों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज को लूटा। जब कर्नाटक के नवाब ने देखा कि उसके प्रांत में फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ती जा रही है तो उसने उनके खिलाफ एक सेना भेजी, परंतु कर्नाटक की सेना खुद ही हार गई। सन 1748 में यूरोप में शांति समझौता हुआ और जिसके तहत फ्रांसीसियों ने अंग्रेज को मद्रास वापस कर दिया। फ्रांसीसियों के विरुद्ध हुई लड़ाई में कर्नाटक का नवाब मारा गया और उसी दौर निजाम की भी मृत्यु हो गई। आगे चलिए आगे चलते हैं। उत्तराधिकार के सवाल को लेकर विवाद पैदा हुआ और फ्रांसीसियों ने इस मुजफ्फर जंग को नवाब बना दिया। कर्नाटक लिए दोनों कंपनियों ने अलग अलग उम्मीदवारों को समर्थन दिया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहेब को कर्नाटक का नवाब बना दिया और अंग्रेज मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते थे। इस काम के लिए उन्होंने क्लाइव को 1751 में एक छोटी सेना सौंपकर आरकट भेजा था। आइए आगे हम पढ़ेंगे। जो युद्ध हुआ उसमें फ्रांसीसियों की बुरी हार हुई और चंदा साहेब का सिर काट लिया गया और डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया और दोनों कंपनियों के बीच शांति समझौता हो गया। निजाम ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब मान लिया और कर्नाटक में फ्रांसीसी कंपनी के स्थान पर अंग्रेजी कंपनी का आधिपत्य स्थापित हो गया। अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष का अंतिम दौर जो है 1756 में तब चला जब यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध शुरू हुआ और कर्नाटक में फ्रांसीसियों की हार हुई और हैदराबाद में फ्रांसीसियों का स्थान अंग्रेजों ने ले लिया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे लास्ट पॉइंट देख लेंगे मतलब इस टॉपिक का। तो 1763 में यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ तो फ्रांसीसियों को उनके उपनिवेश वापस मिल गए, परंतु भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक सत्ता समाप्त हो गई। आइए अगले राज्य के देख लेते हैं। अगला राज्य है आपका केरल राज्य। तो इसकी राजधानी जो है त्रावणकोर थी और 18वीं सदी के आरंभ में केरल कई सामंती सरदारों और राजाओं के बीच में बटा हुआ था। 4 महत्वपूर्ण राज्य थे। पहला था जमूरिन के अधीन कालीकट, दूसरा चिरकाल, तीसरा कोचिन, चौथा त्रावणकोर। आगे देखिए, त्रावणकोर राज्य को 1729 के बाद राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली थी और उसने राज्य के सामंतों को पराजित किया। कीवीलोन व इलायदाम को जीत लिया गया और डचों को हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता को भी समाप्त कर दिया गया। आइए अन्य भारतीय राज्यों के बारे में देख लेते हैं। अन्य भारतीय राज्य, तो इसमें सबसे पहला आएगा आपका जाट। तो जाट खेतिहरों की एक जाति है जो दिल्ली, आगरा व मथुरा के इर्द गिर्द के इलाके में रहते थे। आज भी देख सकते हैं वो उन्हीं स्थानों पर रहते हैं। मथुरा के आसपास के जाट किसानों ने 1669 में और फिर 1688 में अपने जाट जमींदारों के नेतृत्व में विद्रोह किए। ठीक है, औरंगजेब की मौत के बाद जाटों ने दिल्ली के चारों ओर अशांति पैदा कर दी और जाट विद्रोह जमींदारों के नेतृत्व में मूलतः एक कृषक विद्रोह था। जाटों ने गरीब हो या धनी, जागीरदार हो या किसान, हिंदू हो या मुसलमान, सभी को लूटना आरंभ किया। इसमें देखिए अब प्रथम जो शासक थे वो थे चूड़ामन, जो 1690 से 1721 तक शासन किए। चूड़ामन ने 1700 में भरतपुर राज्य की नींव डाली और उसने थीम नामक स्थल पर सुदृढ़ दुर्ग बनाया और मुगलों की शक्ति को चुनौती दे दी। अगला जो शासक हुए वो हैं आपके बदन सिंह, जो 1721 से 1756 तक शासन किए। बदन सिंह ने अपनी सेना शक्तिशाली बनाई तथा डींग, कुबेर, वेद और भरतपुर में 4 दुर्ग बनाए और अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राज की उपाधि दी जिसमें महेंद्र शब्द भी जोड़ दिया गया। और बदन सिंह के बाद जाटों का नेतृत्व सूरजमल ने संभाला और जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंच चुकी थी। अब देखिए अब हम देखेंगे सूरजमल 1756 से 63 के बारे में। तो सूरजमल ने 1756 से 63 तक एक शासन कायम किया और सूरजमल ने अपना अधिकार एक बड़े क्षेत्र पर कायम किया जो पूरब में गंगा से लेकर दक्षिण में चंबल तथा पश्चिम में आगरा के सूबे से लेकर उत्तर में दिल्ली के सूबे तक
फैला था। मुगल राज्य व्यवस्था को अपनाकर सूरजमल ने एक स्थायी राज्य की नींव रखने की कोशिश की थी। आइए आगे देख लेते हैं। आगे देखेंगे कि एक समसामयिक इतिहासकार ने सूरजमल के बारे में कहा कि वह जाट जाति का अफलातून, जिसको हम लोग प्लेटो भी कहते हैं। 1763 में सूरजमल की मृत्यु हो गई और उसके परिणाम स्वरूप जाट राज्य की जो है विघटन शुरू हो गया। विघटन मतलब कि अब उसका पतन होने लगा था। अगला देखेंगे, अगला जो शासक हुए वो है जवाहर सिंह, जो 1764 से 68 तक कायम रहे और इनकी मृत्यु के बाद क्रमशः रतन सिंह, केसरी सिंह, रणजीत सिंह और रणधीर सिंह शासक हुए और 1805 में रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों आज की वीडियो ये समाप्त होती है और कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग शुरू करेंगे राजपूत से। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आपको शायद देखने में तकलीफ हो। बने रहिए चैनल के साथ और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और थोड़ा सा आज नया सेटअप है तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो मुझे क्षमा करिएगा। बने रहिए चैनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।